नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स आपको पेड करना है, आपको फुलफिल करना है। ठीक है, नॉन करंट मीन्स विथ इन अ 1 ईयर, नहीं, आफ्टर 1 साल के बाद। ठीक है, नॉन करंट मीन्स 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर आपको फुलफिल करना है। जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट, आपने उधार लिया है, रिप्रेजेंट अमाउंट रीपेबल टुवर्ड बोरोइंग, आपने बोरो किया है, आपने लोन लिया है, आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, नोट्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए हैं, जिसका ड्यू 1 साल से ऊपर का है। कई बार क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, अगर उसको वो विथ इन अ 1 ईयर, यानी कि 1 साल और उनका ड्यू बचा हुआ है विथ इन अ 1 ईयर। ठीक है, वो भी जो इस टाइप से 1 ईयर, विथ इन अ 1 ईयर जिनका बचा होता है, वो सेपरेटली सोन होते हैं करंट पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि बड़ा उधार, 1 साल से ज्यादा का आपने उधार लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आपको पेड करना है। ठीक है, आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड करना हो सकता है। ठीक है, तो लोन है, बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आया वो। ठीक है, जैसे ये इस जो चार्ट है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सिक्योर लोन जो आपने नॉन करंट लिया है, टर्म लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन करंट पोजीशन कितनी बची है ये? ठीक है, इंटरेस्ट आपको जो पेड करना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट होता है लीज लाइबिलिटी, जो आपने लीज लिया हुआ है, लीज का जो टाइम है 1 ईयर से ज्यादा का है। ठीक है, आपने साइन किया है लीज ऑन एनी एसेट्स, आपने लीज पे लिया है 1 साल से ज्यादा के लिए, उसको लीज लाइबिलिटी बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू ऑफ लीज माइनस द अमाउंट रीपेड। ठीक है, इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज, द कंपनी कैन कैलकुलेट द सेम एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लीज आप समझ गए, 1 साल से ज्यादा के लिए किसी असेट्स को आपने लीज में लिया। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? द अमाउंट सोन ऑन लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट मार्क टू मार्केट लॉसेस अराइजिंग आउट अकाउंट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉसेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट हैव टू सेटल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद वो सेटल होने वाला है, जो आपको लॉस हुआ है। ठीक है, इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट ऑन द अदर हैंड, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन सेटल विद इन अ 1 ईयर आर सोन अंडर करंट लाइबिलिटी। जो 1 साल के अंदर अगर सेटल्ड होना है लॉस, उसको करंट लाइबिलिटी में आता है। लेकिन जो 1 साल के बाद सेटल्ड होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। करंट मीन्स विथ इन अ 1 ईयर, और नॉन करंट मीन्स 1 साल के बाद। अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफर रेवेन्यू। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड टुवर्ड अ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, आपको ऑब्लिगेशन, आपने रेवेन्यू तो ले लिया, उनसे पैसे ले लिए, ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन क्या होता है कि फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है उसका। जैसे एग्जांपल समझिए कि कस्टमर है जिसने 6 मंथ का प्रीपेड पैक लिया है 1200 रुपए में, इस महीने लिया है, तो 200 रुपए तो पर मंथ आपका चला गया, 200 ऐसा रेवेन्यू फर्स्ट मंथ। लेकिन 5 मंथ की वैलिडिटी बची हुई है, तो पर मंथ कितना हो रहा है? 200 रुपीज। तो 1000 रुपीज का जो बचा है वो डिफर रेवेन्यू आएगा। ठीक है, डिफर रेवेन्यू क्या होता है? टुवर्ड ऑब्लिगेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म आफ्टर 1 ईयर, वो कहलाता है नॉन करंट में। और जो विथ इन अ 1 ईयर, वो करंट लाइबिलिटीज में कहलाता है। ठीक है, ये डिफर रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट होता है प्रोविजंस। बहुत इजी है, डिफर रेवेन्यू प्रोविजन, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोविजंस, प्रोविजन रिप्रेजेंट अमाउंट सेट असाइड फॉर लाइबिलिटी विच इज येट टू बी फुल क्वांटिफाइड। ठीक है, जैसे प्रोविजन रखती है, बैंक रखती है, रिप्रेजेंट द अमाउंट जो लाइबिलिटी के लिए सेट किया गया है। ठीक है, अनलाइक रिजर्व विच आर सेट असाइड फॉर नोन पर्पस। जो रिजर्व होते हैं उसको क्या करते हैं? एक अननोन एक पर्पस के लिए रखते हैं। ठीक है, प्रोविजन और अमाउंट सेट असाइड टू मीट स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है वहां पे पेड करना होगा। ठीक है,
कंपनी में नॉट बी एबल टू फुल्ली क्वांटिफाइड। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है रिटायरमेंट बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो वहां पे रखते हैं अलग से पैसा कि इस साल कोई स्टाफ रिटायर होने वाला है, तो उनको आपको पैसे देने हैं। ठीक है, ग्रेचुइटी देनी है, पीएफ के पैसे देने हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल इंक्लूडिंग प्रोविजन टुवर्ड वारंटी ऑब्लिगेशंस, प्रोविजन टुवर्ड लीगल लाइबिलिटीज को जाने वाली है उसके लिए। ठीक है, प्रोविजन टुवर्ड ऑब्लिगेशन डेट हैज टू बी मेड बियॉन्ड 1 ईयर आर इंक्लूडेड अंडर नॉन करंट, जो 1 साल के ऊपर की प्रोविजंस है। ठीक है, प्रोविजन वर्ड आपने सुना होगा, बैंक में यूज होता है कि प्रोविजंस, जो प्रॉफिट के रखते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट होता है करंट लाइबिलिटीज। 1 साल के भीतर आपको फुलफिल करना है, पेएबल है। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट आर जो बोरो किया आपने और आपको 1 साल के भीतर उसको पेड करना है। शॉर्ट टर्म डेट होता है वो ड्यू होता है विद इन अ 1 ईयर। ठीक है, और मैनी ऑफ शॉर्ट टर्म डेट आर टिपिकली रोल ओवर और रीफाइनेंस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उस शॉर्ट टर्म को कैरी फॉरवर्ड यानी कि लॉन्गर, यानी कि आने वाले समय में वो और कैरी फॉरवर्ड हो जाने कि 10 साल फिर बढ़ गए या 5 साल फिर से आपने लोन ले लिया, वो अलग चीज है, रीफाइनेंस हो गया। लेकिन शॉर्ट टर्म है 1 साल के भीतर आपको पेड करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट प्रोविजन, डिफर रेवेन्यू, एडवांस एंड अनपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब चीजें करंट लाइबिलिटी में। नॉन करंट मैंने दिखा दिया सेम। इसमें अपन ने वो बात की कि इसी में अपन ने करंट लाइबिलिटीज की, यानी कि प्रोविजन में क्या करंट आता है, करंट लाइबिलिटीज में आएगा या डिफर रेवेन्यू, जो भी 1 साल के भीतर होगा वो करंट में आएगा। ठीक है, चाहे वो करंट प्रोविजन बोलो या करंट डिफर रेवेन्यू लाइबिलिटीज बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैलेंस शीट मैट्रिक्स। कुछ बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट मोस्ट ऑफन फेल टू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन अकाउंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सच एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या मनी मेजर कॉन्सेप्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ बैलेंस शीट लाइन आइटम में नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एनालिसिस। कुछ एडिशनल मैट्रिक्स भी लगते हैं इसमें। ठीक है, एडिशनल। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, पहला चीज टोटल डेप्ट। ठीक है, डेप्ट आर ऑब्लिगेशन दैट आर सेटल्ड थ्रू कैश, और आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। दैट कंपनसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे आपने डेप्ट लिया है या किसी को दिया है तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं एज अ कंपनसेशन। डेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, देयरफॉर एनालिसिस जो होते हैं रिसर्च एनालिस्ट, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट देखना है तो आपको टोटल सम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट, चाहे वो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, शॉर्ट टर्म डेप्ट कितना है, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन कितनी है, इंटरेस्ट कितना देना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एग्जांपल्स। अगर ये चार्ट है यहाँ पे, इससे आप अगर निकालना चाहे कि टोटल डेप्ट कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डेप्ट 2019 में कितना था और 2018 में कितना था। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, रिफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लॉक इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, ऑफन कैलकुलेटेड एज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। जो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ मनी। तो कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, करंट असेट से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, कोर वर्किंग कैपिटल, द करंट असेट ऑफ कंपनी ऑफन इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट नेसेसरी मीन फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। तो liability of company include many short-term obligations which do not necessarily arise of day-to-day operations. ठीक है, तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, देयरफॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल एज डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी उसको मिसलीड करता है।
तो इसमें क्या अपने को देखना है, एनालिस्ट कंप्यूटर कोर वर्किंग कैपिटल, जो ओनली फैक्टर करता है करंट असेट को, दैट आर यूज्ड और अराइज आउट ऑफ कोर ऑपरेशंस। ठीक है। तो कोर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे अपन? इट इज कैलकुलेटेड एज इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेमेंट। ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल। तो इन्वेंट्री यहाँ पे कितनी थी, मान लीजिए वहां आप अगर देखेंगे तो इन्वेंट्री इतनी, ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल कितना है, तो टोटल एक वर्किंग कैपिटल आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है। इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे स्कोर दिला सकता है। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ पी एन एल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म फॉर अ गिवन पीरियड। ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले कौन से शेड्यूल में, तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट प्रेस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ पी एन एल। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 3। IND AS1 require P&L statement should mandatory include other comprehensive income, other comprehensive income को इंक्लूड करना है P&L में। ठीक है। फॉर्मेट जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कंपनीज के लिए कौन कौन प्रोवाइड करता है, उनके रेगुलेटर्स। बैंक इन तीनों के लिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटीज कंपनी के लिए फॉर्मेट शेड्यूल 3 का एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। तो यहां पे देखिए भारतीय एयरटेल का P&L स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, जो अपन ने चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग। तो P&L ऑफ भारतीय एयरटेल टू फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लाइन आइटम से होते हैं, तो पहले उस पर चर्चा करते हैं अपन। ठीक है। पहला होता है रेवेन्यू कम। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लाइन आइटम होते हैं, क्या क्या होते हैं? रेवेन्यू, कितना पैसा, अमाउंट अर्न किया कंपनी ने बाई सेलिंग गुड एंड सर्विस। ठीक है। और इट इंक्लूड इनकम फ्रॉम सोर्सेज दैट आर पार्ट ऑफ कोर ऑपरेशन एज ए इंसिडेंटल। ठीक है। कुछ कुछ कंपनीज है, वो कंपनीज, सम कंपनीज शो इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशन एज अ रेवेन्यू एंड इनकम दैट आर इंसिडेंटल टू कोर ऑपरेशनल एज अदर ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। कुछ कंपनीज क्या होती है, इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशन एज रेवेन्यू एंड इनकम दैट आर इंसिडेंटल टू कोर ऑपरेशन एज अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो कोर ऑपरेशन को अदर ऑपरेटिंग इनकम के तरीके से भी शो करती है। ठीक है। यस। सर कोर ऑपरेशन मतलब? कोर ऑपरेशन मीन्स जो मेन उनका काम क्या है, किसी कंपनी का मेन, जैसे आप किसी भी एक कंपनी का, रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस का क्या काम है? समझ गया। तो हाँ। सर ये जो कोर ऑपरेशंस के सिवा और कोई दूसरा रेवेन्यू को ऐड नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, इसमें नहीं करते, रेवेन्यू में कुछ रेवेन्यू में नहीं करती, करेंगे? कुछ कंपनीज करती है, कुछ नहीं करती है। ठीक है। और हम्म। कुछ, ठीक है, कोर ऑपरेशंस मीन्स क्या होगा, पहले उसको समझिए। आपको समझ में आ गया सर, मैंने जैसे बोला कोर ऑपरेशन। हाँ हाँ, कोर ऑपरेशन समझ में आ गया सर। ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि रेवेन्यू में क्या क्या चीजें है ना, तो ये जो सही अपन ठीक से आवाज आ पैसे, रहा है क्या सर? हाँ थोड़ा, हेलो, हाँ सर। देखिए रेवेन्यू में क्या क्या चीजें ऐड होती है, जो कंपनी अमाउंट अर्न करती है बाय सेलिंग गुड एंड सर्विस। ठीक है। लेकिन इट इंक्लूड इनकम फ्रॉम सोर्सेज दैट आर पार्ट ऑफ कोर ऑपरेशन। ठीक है। और आर इंसिडेंटल, सम कंपनी शो इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशन एज रेवेन्यू एंड इनकम दैट आर इंसिडेंटल टू कोर ऑपरेशन एज अदर इनकम। कुछ लोग अदर इनकम को भी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। ओके।
समझ क्लियर हुआ सर ये पॉइंट? हाँ, ये अदर इनकम को भी ऐड करते हैं, वही मैं कंफ्यूजन में था कि यानी कोर कि ऑपरेशन कुछ, तो ठीक है। हाँ, ये डिपेंड करता है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है ना उसको सेपरेट भी दिखाती है। ठीक है। तो सर जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि हाँ, मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, बट वो भी तो वो रेवेन्यू इनकम वो में आएगा? रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू में में आएगा। आता है, लेकिन अदर अदर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये देखिए, जस्ट ये अपन ने यहीं पे पढ़ा था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम्म। उसको भी शो किया जाता है। अच्छा, उसको भी ये प्रोसेस किया। मैंडेटरी है। ओके। क्योंकि कई अदर बार क्या है कॉम्प कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत जबरदस्त आ जाता है, बाद में पता चलता है कि उन्होंने लैंड सेल किया है। हाँ, तो उसको बताना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। हम्म। कुछ कंपनीज क्या, यानी कि होता है, कई कई बार वाइंड अप भी कंपनी करती है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा बताता है। हम्म। ठीक है। अदर इनकम में क्या आता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें से प्रॉफिट आया, और सेल ऑफ असेट्स, यानी कि आपने असेट्स को सेल किया। ठीक है। तो ओके। इसको आपको रिपोर्ट करना है अदर इनकम सेपरेटली। ठीक है। तो ये तो अदर इनकम में काउंट कर रहा है सर इसको, जैसे आप बोल रहे थे कोर इनकम, रेवेन्यू इनकम में काउंट कर रहा था। नहीं तो सेल ऑफ असेट्स। देखिए, कई कई लोग इसको क्या करते हैं, सो इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशन एज रेवेन्यू और इनकम दैट आर इंसिडेंटल टू कोर ऑपरेशन एज अदर इनकम। ठीक है। मीन्स रेवेन्यू एक वर्ड है सर, इसमें अपन केवल वर्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। रेवेन्यू में क्या चीज ऐड हो रही है, जैसे कुछ लोग कोर ऑपरेशन को भी एज वेल एज ऑपरेशनल इनकम को भी रेवेन्यू में दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग सेपरेटली दिखाते हैं, कुछ लोग, जैसा इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम्म। आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। ठीक है। हम्म। लेकिन यहां पे अपन केवल इसके टेक्निकल वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। पहला चीज ये जानना है, अदर इनकम क्या होती है। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम से, आपका मेन बिजनेस क्या है, भारती एयरटेल का बिजनेस क्या है मेन, तो वो गुड्स एंड सर्विस सेल करके जो पैसे कमा रही है वो उनकी मेन इनकम है। अदर इनकम में क्या आ रहा है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है या आपने असेट्स को सेल किया, उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या अदर इनकम में आता है। क्लियर? ओके सर। नहीं, क्लियर की नहीं, ओके नहीं, क्लियर की नहीं। ये क्लियर है सर, क्लियर, अभी हाँ अभी तो, क्लियर है। हाँ तो ये क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड कई बार छोटे छोटे केस स्टडीज भी आ जाती है कभी कभार। वैसे इतना इजी देते नहीं है, जो केस स्टडी आती है ना थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, ओके। फॉर्मूला बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर जो टर्मिनोलॉजी है वो है एक्सपेंसेस। जैसे आपके डे टू डे एक्सपेंस क्या है कि डेली का जो खर्चा। ठीक है। हम्म। जैसे इंडस्ट्री एम्प्लॉय का कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फिनेंशियल फिनेंस कॉस्ट, चार्जेस। ठीक है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंपनी रिपोर्ट थ्री मोर स्टैंडर्ड लाइन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो भी एक्सपेंस है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। एक्सपेंस दैट आर नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। जिसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया है वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एम्प्लॉय डेप्रिसिएशन, फिनेंशियल चार्ज। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज दैट इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पर एक सेम बात लिखी हुई है जो अपन ने कल देखा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है तो हमारे देश में जनरल पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है। लेकिन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड में इसे किसके लिए किया जाता है, प्राइमरी टू इन्वेस्टर, केवल इन्वेस्टर्स के लिए किया जाता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जनरल पर्पस के लिए। ठीक है। जैसे ओके सर। टू टू मेक, ये एक चीज याद रखिएगा, कभी बहुत रेयरली इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो दिस मेक एक्सपेंस रिपोर्टिंग इन इंडिया वेरी सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, सम लाइन आइटम सच एज रॉ मटेरियल हैज हायर लेवल ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट।
while in some case such as other direct expense disclosure requirement are lower। ठीक है, तो जो रॉ, इसमें क्या लिख रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स, जैसे आइटम है, लाइन आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको उसमें हायर लेवल ऑफ डिस्क्लोजर दिखाना है, आपको ज्यादा डिटेल में बताना है। ठीक है, लेकिन अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में उतना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट को आपको डिस्क्लोज करना है। अदर कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली डिस्क्लोज। ठीक है, तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? मीन्स दिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कंपनी दैट फॉलो पीरियडिक इन्वेंट्री अकाउंटिंग द सेम इज कंप्यूटेड एज परचेस प्लस ओपन स्टॉक ऑफ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये समझ में आया आपको, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हम्म हम्म हमने परचेस कितना किया, हमने आज कितना खरीदा, लेकिन इससे पहले भी तो हमारे पास रहे होंगे ना, तो वो ओपनिंग हम्म स्टॉक था। तो हम्म, वो प्लस किसके साथ हुआ, परचेस, जो आज अपन बस, ने परचेस किया। ओके। उसके बाद कुछ तो बिका भी होगा ना। जी जी। जैसे मैंने आज मेरे पास, जैसे स्टॉक के भाषा में बात करें कि मेरे पास कोई स्टॉक था, 2 पीस, 2 स्टॉक थे। आज मैंने हम्म 10 खरीदे, तो टोटल हम्म हो गए 12। लेकिन हम्म शाम तक किसी किसी को मैंने सेल भी कर दिया, मान लो हम्म, 3 4, तो टोटल कितने हुए? नो, तो टोटल टोटल, हाँ, ठीक है, टोटल 12 यानी ही कि है। एक, हाँ, जैसे परचेस आज कितना किया, इससे पहले मेरे पास कितने थे, और शाम तक जब क्लोजिंग टाइम आई तब कितने थे। ठीक है, हम्म, तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। ओके। जैसे आज आपके पास 10 बोरी सीमेंट है, हम्म आपने 20 खरीद लिया, कितने हुए, 30। हम्म ठीक है, लेकिन 30 में से 15 यूज हो गए प्रोडक्शन में, हम्म, तो वो 15 जो यूज हुए, 15, उसका अमाउंट कितना था? ओके। तो वो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट द ऑफ रॉ रिप्रेजेंट मटेरियल। द रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आज के दिन की बात करें, इसमें साल भर की बात होती है, महीने की बात होती है। ठीक है, हम्म, परचेस ऑफ, ये समझना बहुत जरूरी है, आप देखिएगा ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस रिप्रेजेंट अमाउंट स्पेंड टुवर्ड परचेस ऑफ गुड दैट आर सोल्ड टू कस्टमर विदाउट एडिशनल प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब? हेलो हेलो। यस सर। हाँ हाँ, बोलिए। इसका क्या मतलब है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने जैसा खरीदा वैसी सेल कर दिया। हम्म, इसका क्या मतलब? जैसा लिया जै, वैसे ही खरीद के बेच दिया। मैंने फिनिश गुड खरीदा, हम्म, मीन्स ऐसा प्रोडक्ट, जैसे रिटेल सेक्टर में क्या करते हैं अपन, रेडीमेड कपड़ा। रेडीमेड कोई भी सामान खरीदा अपन ने, परचेस्ड हम्म और वैसी सेल कर दिया, एडिशनल प्रोसेस कुछ नहीं किया उसमें मैंने। ठीक है, हम्म उसमें कुछ भी आ सकता है। कई बार रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, यानी कि मान लीजिए मैंने कॉपर, आयरन कुछ भी खरीद दिया, जैसे अपन एग्जांपल में रिटेल सेक्टर देख रहे हैं, लेकिन कई जगह हम्म, कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जिसको अपन ने खरीदा और एज इट इज सेल कर दिया, तो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज आएगी। थर्ड आती चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड फिनिश गुड। ठीक है, जो वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड फिनिश गुड। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, मीन्स क्या हुआ कि एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड इज रिटेन इन इन्वेंट्री अंटिल आर गुड्स आर डिस्पोज्ड। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड में, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मीन जो फिनिश्ड गुड नहीं बना है, और जो फिनिश्ड है यानी कि एक तरीके से वो इन्वेंट्रीज हुआ। हम्म फिनिश गुड जो अभी सेल नहीं हुआ है,
लेकिन आप मान लो ओपनिंग बैलेंस आज मेरा 50 है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का। लेकिन आज मैंने फिनिश कर दिया 50%, तो कितना हुआ 25। तो ट्वेंटी हम्म फाइव किस में पहुंचा? फिनिश गुड में। और फिनिश गुड्स को मैंने कितना सेल किया? कंफ्यूजिंग? हम्म सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। WIP भूल जाओ। हम्म WIP और फिनिश गुड एज इट इज समझो कि वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो काम मैंने प्रोसेस में लगाया और वो प्रोडक्ट फिनिश हो गया। फिनिश्ड मीन्स एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। फिनिश प्रोडक्ट मीन्स मैंने आयरन से क्या बनाना है, मुझे लोहे से कैसे एग्जांपल समझाऊं कि एक मुझे मोबाइल बनाना है। तो वर्क इन ओके। प्रोग्रेस क्या है कि उसका डिस्प्ले अलग है, सब चीज अलग है, असेंबल करना है। अब असेंबल करने के बाद जब वो कंप्लीट हो गया तो वो फिनिश गुड हुआ। एक मोबाइल हम्म अगर बॉक्स में बकायदा पैक हो गया, उसमें प्राइस टैग लग गया, तो वो फिनिश गुड हो गया। लेकिन ओके। मोबाइल फोन में डिस्प्ले, चिप, वो सब जो रोबोटिक होती है ना, तो हम्म वो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ। फोर व्हीलर अपन बना रहे तो उसके फोर व्हीलर में अभी केवल इंजन, एक एक आदमी इंजन असेंबल किया, एक उसकी बॉडी असेंबल किया, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ। फिनिश गुड क्या हुआ? जब फोर व्हीलर तैयार हो गया। क्लियर? ओके। ओके सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसको वर्क इन प्रोग्रेस को समझिएगा और फिनिश गुड को, क्योंकि ये वर्ड ना बहुत बार आपको परेशान करेंगे। WIP का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं वो लोग। मैं बोला ये वीप का फुल फॉर्म कौन पूछता है, लेकिन पूछते हैं। तैयार नहीं हुआ है ना, तो ये आता है चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। ठीक है। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरी दे रहे हो आप, बेनिफिट दे रहे हो, नोशनल एक्सपेंस टुवर्ड स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन ग्रांटेड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर टुवर्ड एम्प्लॉयज, एनुअल प्रोविजन टुवर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट अर्न बाई एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट ईयर। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ। क्लियर? ओके। एक एक चीज को समझिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन। एम्प्लॉय कॉस्ट समझ में आ गया होगा आपको। हाँ सर। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसको समझिएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि परमानेंट, ग्रेजुअल और परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एजिंग, यूज एंड ऑब्सोलेंस। जैसे आपने फोर व्हीलर खरीदा कंपनी के पर्पस में, आज आपने खरीदा, हम्म। एक साल बाद उसका आपने यूज किया, तो उसका प्राइस वैल्यू क्या होता है? डेप्रिसिएट हो जाता है। 2 साल बाद फिर डेप्रिसिएट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे। मशीन आपने खरीदी, नई मशीन कंपनी के लिए, 1 साल आपने यूज किया, 2 साल यूज किया, 3 साल, हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होते रहती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैन बी अकाउंटिंग अंडर मैनी मेथड। ठीक है, तो IND 16 रिक्वायर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टेकन इनटू कंसिडरेशन द वे ऑफ असेट इज यूज्ड। जैसे ये एग्जांपल आता है, इसको देखिएगा ना। अ कैब ऑपरेटर में डेप्रिसिएट इज फ्लीट ऑन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कार कैन ट्रेवल इन लाइफ टाइम। कैब ऑपरेटर में जिनके पास फ्लीट है फोर व्हीलर्स की, तो वो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस कार ने तय किया जब तक उनके पास वो कार थी, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कितना उसने तय किया। लेकिन अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी क्या करेगी कि उस डेप्रिसिएशन बेस्ड करेगी मीजर इन ईयर। जैसे आपके पास कार है, तो आप कैसे, मेरे पास फोर व्हीलर है तो मैं कैसे निकालूंगा कितना साल में यूज, एक साल में कितना यूजफुल था, ईयर में। लेकिन अगर कोई फ्लीट है जिसकी फोर व्हीलर का, उनका बहुत बड़ा कंपनी है कि वो रेंटल इनकम में चला रहे हैं फ्लीट में, तो कितना डिस्टेंस कार ने तय किया उसके अकॉर्डिंग तय होगा इन लाइफ टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। ठीक है। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? इट रिफर टू ग्रेजुअल राइट ऑफ
intangible asset over the period of its life. ठीक है। मोस्ट कंपनीज राइट ऑफ असेट्स, राइट ऑफ मीन्स खत्म। ठीक है। फिनेंस कॉस्ट क्या होता है? फिनेंस कॉस्ट रिफर टू एक्सपेंडिचर इनकर टू आर इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट पेड किए। फिनेंस कॉस्ट क्या होता है? आप जैसे आप लोन लेने गए तो क्या क्या देना है आपको? इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस देते हैं अपन, एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस इनकर टू आर सिक्योरिटी इशुएंस। ठीक है। तो ये फिनेंस कॉस्ट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अदर एक्सपेंसेस में क्या आते हैं? Expenses that are not independently large are often combined and classified as other। ठीक है। तो अदर में क्या आते हैं? जो जो ऊपर एक्सपेंसेस दिए हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस में नहीं है। जैसा अपन ने ऊपर भी देखा था कि कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस में क्या आ रहे हैं, जो उसमें ऐड नहीं होते उसको अदर में करता है। ठीक है। इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंटिंग एंटाइटीज, जैसे रिफर टू कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन किसमें? ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएशन इन सेक्शन। ठीक है। इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंटेंट मीन्स आपके पास इक्विटीज है, ज्वाइंट वेंचर है आपका, वहां से प्रॉफिट हुआ था। एक्सेप्शनल आइटम और नॉन रिकरिंग आइटम, ये क्या होते हैं? दिस रिफर टू इनकम और एक्सपेंसेस दैट डू नॉट नॉर्मली अराइज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ गई या कुछ बड़ी घटना हो गई। ठीक है। जैसे सुनामी आ गई जापान में, या फिर अभी श्रीलंका में आ गई थी। वन टाइम रेगुलेटरी चार्ज लग गया कहीं पे आपको, रेगुलेशन का, सच अदर आइटम। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स। तीन टाइप के टैक्स देते हैं अपन: करंट टैक्स, मैट एंड डिफर टैक्स। लास्ट क्लास में भी अपन ने टैक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, लेकिन करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स रिप्रेजेंट अ टैक्स पेएबल फॉर गिवन ईयर अदर देन मैट। लेकिन मैट को क्या करते हैं अपन? यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ क्रेडिट फॉर फ्यूचर। मैट शुड बी सोन एज असेट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में असेट की तरह शो कर सकते हो अगर कंपनी को बिलीव है कि उसका क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा तब। ठीक है। विथ इन द अलाउड ड्यूरेशन दे एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो विथ इन ईयर दिया। डिफर्ड टैक्स इनकम या एक्सपेंस क्या है कि नो कैश इंपैक्ट अराइज आउट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर टैक्स बेनिफिट और ऑब्लिगेशन। ठीक है। ऑन ओके। अकाउंट ऑफ इवेंट दैट हैज ऑक्यर इन द पास्ट। ठीक है। इसका कोई कैश इंपैक्ट में नहीं होगा आपको, यानी कि कुछ पैसे इनकम या एक्सपेंस ऐसा कुछ नहीं देना। लेकिन आपने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने यूज किया गिवन टू फ्यूचर टैक्स बेनिफिट एंड ऑब्लिगेशन, उसमें डिफर्ड टैक्स इनकम इसको बोल रहे हैं। प्रॉफिट एलोकेशन टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो दिस रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट बिलोंग टू एक्सटर्नल शेयर होल्डर ऑफ द सब्सिडरीज। ठीक है। ये एनी क्वेश्चन यहां तक? जी सर। ये समझिएगा, अगर ये समझ गए आप सर, इतनी चीजें जो अभी हमने देखी ना P&L स्टेटमेंट की, ट्रस्ट मी, आप आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है ना एक अलग लेवल पे चल देगा, आराम से न्यूमेरिकल्स बनेंगे सर। ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको, लेकिन होता क्या है, एक दो दिन बाद अपन हो सकता है कि फिर कंफ्यूज हो जाए, फिर पढ़ो फिर कंफ्यूज हो गए, तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें मैंने स्लोली पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अर्निंग पर शेयर। हर बार क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ईपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। ईपीएस क्या है कि नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। ठीक है। नेट प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, 100 रुपीज, और 100 शेयर थे, तो ईपीएस कितना हुआ? 1 रुपीज। ठीक है। दो टाइप के ईपीएस होते हैं, एक होता है बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं? कैलकुलेटेड बाय डिवाइड डिविडेंड, डिविडेंड
डिविडेंड नहीं हुआ, डिवाइडेड नेट प्रॉफिट बाय द वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट को वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। डाइल्यूटेड क्या होता है ईपीएस? कि जो शेयर्स होते हैं, अपन ने पढ़ा था कि फुल्ली कंसिडरेशन यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मनी वारंट, ईसॉप, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो या तो बॉन्ड्स आपने इशू किए जो कन्वर्टेबल थे, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं वो, शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। शेयर जी। में कन्वर्ट होने से फ्रेश शेयर इशू किए जाते हैं। हम्म। उससे क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो सेम है, लेकिन आपका जो ईपीएस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम्म। शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। ओके। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस आर वन एंड द सेम, ये एक लाइन लिखा हुआ है। ठीक है। अब जैसे अभी मेरे पास 100 शेयर है, प्रॉफिट मेरे को 200 रुपए हुआ, तो ईपीएस कितना है, कितना हुआ, 2 रुपए ना। ठीक है। 2 रुपये। लेकिन यही शेयर 200 की जगह, 200 रुपए प्रॉफिट हुआ और शेयर 200 हो गए मेरे, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए। तो डाइल्यूट एक हो रुपये। गया मेरा। हम्म। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस हो, ये क्वेश्चन आएगा यहां से। एनी डाउट यहां तक? जी सर। इजी की डिफिकल्ट?